हॉल में 7-8 लोग बैठे हुए थे। उनमें से कुछ लोगों का ध्यान इस ओर गया कि घर का नौकर कई बार पर्दे से भीतर की ओर झांक चुका है। उसके बार बार ऐसा करने की ओर पंडित जी का भी ध्यान चला ही गया। उन्होंने आवाज दी, क्या बात है हीरा? हीरा भीतर आकर बोला, कोई सज्जन आए थे बड़ी सी ऑडी से, उनके ड्राइवर ने घंटी बजाई थी। मैं गया तो खूब पूछताछ की, कितने लोग हैं अंदर, पंडित जी अकेले में मिलते हैं या नहीं, मिलना अकेले में है चाहे जितनी फीस लें। हमने कहा उनसे कि इतना जरूरी है अकेले मिलना तो फोन कर लीजिए, पर वे तो फोन को भी नहीं माने। बोले दूसरे दिन आएंगे और चले गए। पंडित जी ने व्यस्त भाव से कहा, चले गए तो बात ही खत्म हो गई, क्यों चिंता करते हो, जाओ अपना काम करो। हीरा चला गया। घंटा भर में सब अतिथि विदा हो गए। 7 घंटे की व्यस्तता के बाद पंडित जी को आराम करने का अवसर मिला था। उनकी आंख लग गई थी। तभी हीरा ने देखा कि फाटक के बाहर वही पहले वाली ऑडी खड़ी है और उसका ड्राइवर खिड़की से बाहर हाथ निकालकर हीरा को अपने पास आने का इशारा कर रहा था। थोड़ा झल्लाता सा हीरा गया और बोला, ऐसे क्यों बुला रहे हैं? आप एक ही दिन में दोबारा कैसे आ गए? गाड़ी की पिछली सीट से आवाज आई, क्या अब पंडित जी अकेले में मिल सकते हैं? हीरा ने उधर झांकते हुए कहा, पंडित जी सो रहे हैं। सो रहे हैं तो जगा दो, हम मुंह मांगा पैसा देंगे। यह बात सुनकर हीरा को गुस्सा आ गया। बोला, कैसे खराब ढंग से बात कर रहे हैं आप? उनकी कोई बंधी फीस तक नहीं है। श्रद्धा से लोग हीरे मोती दे देते हैं, पर पंडित जी कुछ लोभ नहीं करते। यहाँ तो गरीब गुरबे भी आ जाते हैं जो कुछ दे नहीं सकते, बल्कि उनको मदद मिलती है इस घर से। यहाँ मांगने वाला मुंह तो मेरा भी नहीं है, नौकर हूँ मैं राम रसायन का। फिर कुछ कड़क नोट पीछे की सीट से ड्राइवर के हाथ में आए और ड्राइवर ने वे नोट हीरा की ओर बढ़ाए। पीछे से आवाज आई, तुम न मांगो, हम बिना मांगे ही तुम्हें दे रहे हैं। बस पंडित जी से एकांत में मुलाकात करवा दो, कोई भी न रहे बस आसपास। नोट देखकर हीरा बिगड़ पड़ा। आप लोग तो इस घर में आने जोग हैं ही नहीं, रखिए अपने नोट खीसे में। इस घर में नहीं चलता नोटों का जोर। कह दिया हमने कि पंडित जी सो रहे हैं, तो सुनाई नहीं पड़ा क्या? अरे यहाँ तो हमेशा ही 4 जन जुटे रहते हैं। होते हैं कुछ दुखी लोग जो अकेले मिलना चाहते हैं, पर ऐसे नहीं कि नोट निकालें, घूस दें नौकर को, मालिक को। चले ही जाइए आप लोग। हीरा ने भरपूर गुस्से के साथ उन्हें घूरा और फाटक से अंदर की ओर मुड़ गया। इस बीच नमन गेट के पास आया था। उसने हीरा को बोलते सुना और उसे याद आया कि यह गाड़ी तो पहले भी कई बार यहाँ अकेले मिलेंगे पंडित जी पूछने आ चुकी है। ऐसे भेद भरे लोगों का भेद जानने के लिए उसने थोड़ी पूछताछ की इधर उधर, तो पता चला ये तो है ही दुर्लभ जी की गाड़ी, जिनकी नकली दवा बनाने की फैक्ट्री है शहर से दूर। दिखावे के लिए कई दूसरे कारोबार हैं। हीरा तमतमाया हुआ पंडित जी के पास आया तो पंडित जी हंस रहे थे। ओरे हीरा, लाल टमाटर क्यों हुए जा रहे हो? हीरा बोला, आपको हंसी सूझ रही है? वो ऑडी वाला हमारी बेइज्जती खराब कर रहा था, घूस दे रहा था आपसे अकेले मिलने के लिए। हीरा के बेइज्जती खराब शब्द सुनकर सुमित्रा जी, नमन और आरती सभी हंसने लगे थे। हीरा रूठ कर बाहर निकलने लगा तो पंडित जी गंभीर हुए। रुको बेटा रुको, रूठ कर मत जाओ। हीरा को लहालोट करने के लिए पंडित जी का बेटा बोलना ही बहुत था। वह सारा गुस्सा भूलकर मुस्कुरा दिया। पंडित जी भी मुस्कुरा दिए। फिर बोले, बहुत अच्छा किया तुमने, उन लोगों को डांट दिया, मुझे बचा लिया। वे सीधे यहाँ आते और ऐसी बातें करते तो मुझे भी गुस्सा ही आता। नमन से कह देता कोई घूस लेने को तो शायद ये तो ले ही लेता। फिर सब हंस दिए। नमन को तो अपने पिता की विनोद वृत्ति बहुत ही प्रिय है। इतने सारे गंभीर दायित्वों के बीच हंसने मुस्कुराने के पल कितनी मुश्किल से मिल पाते हैं पापा को। हीरा को बल मिल गया था। आगे से कोई भी पैसे के दम पर उससे काम कराना चाहेगा तो और भी करारा जवाब पाएगा। 4-5 दिन बाद फिर वही गाड़ी आई और उसका मालिक तीर की तरह उससे निकलकर सीधा गेट से भीतर चला गया। सिर पर बड़ा सा हैट था, आंखों पर बड़ा सा काला चश्मा। उसने द्वार खटखटाया। आरती आई तो उस व्यक्ति ने पंडित जी से अकेले में मिलने को कहा। आरती उसे हॉल में लेके गई। वहाँ पंडित जी संयोग से अकेले ही थे। प्रणाम करके वह बैठा। पंडित जी ने कहा, कहिए कैसे आना हुआ श्रीमान? दाएं बाएं देखकर
उस व्यक्ति ने कोट की जेब से एक मुड़ी तोड़ी सी जन्मपत्री निकालकर पंडित जी की ओर की और बोला, कई प्रॉब्लम्स एक साथ फेस कर रहा हूँ पंडित जी, देखिए इसे और कोई सॉल्यूशन बताइए। पंडित जी ने पूछा, जन्म का समय, तिथि सब ठीक से लिखा गया है? कोई भूल चूक की संभावना तो नहीं है? सिर का टोप उतार कर गोद में रखते हुए उसने उत्तर दिया, समय में गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ अपने भाग्य में ही है। पंडित जी ने थोड़ी देर जन्मपत्री का अध्ययन किया और कुछ उत्तेजित स्वर में बोले, महाशय, आपके भाग्य में गड़बड़ नहीं है, बल्कि आपके कर्म में गड़बड़ है। यदि यह जन्मपत्री सही है तो आप व्यक्ति सही नहीं हैं। आपने हजारों लोगों को हानि पहुंचाई है, उनके जीवन से खिलवाड़ किया है। रोगी दवा खाता है स्वस्थ होने के लिए, लेकिन आप जैसे कारोबारियों के कारण जाने कितने लोग रोज मरते होंगे। वह आदमी कठोर स्वर में बोला, यह लिखा है मेरी जन्मपत्री में? उत्तर मिला, जन्मपत्री तो संकेत दे ही रही है, लेकिन जानकारी के और भी सूत्र होते हैं। मैं दूसरे सूत्रों से भी बात ले रहा हूँ। मेरे पास सीधे साधे गृहस्थ ही आते रहे हैं जो खुद जटिलताओं में फंसे होते हैं, किंतु महाशय, आपने तो दूसरों के जीवन जटिल बनाए हैं। कितने घर उजड़े, कितने लोग मरे, कभी हिसाब किया है? थोड़ा बेचैन उत्तर था। देखिए, मैं इस समय मुसीबत में हूँ। मेरा इकलौता बेटा बीमार है। मैं उसे अमेरिका भी लेकर गया, पर वह ठीक न हो सका। आप इसका कोई हल बताइए। पंडित जी ने व्यंग्य से कहा, हल के लिए कोई और किसान ढूंढो। मैं कर्म की खेती देखता हूँ, उसी से हल निकालता हूँ। जो सपरिवार पूरी तरह पंक में डूबा हो, उसके लिए कोई हल मेरे पास नहीं। तुम जैसे लोग डॉक्टरों को अधिक से अधिक कमीशन देकर अपनी दवा लिखवाते हैं और रोगियों को मरवाते हैं। सही ढंग से धंधा करने वाले भी तुम लोगों के कारण मारे जाते हैं। दूसरों के जीवन में विकराल बाधाएं पैदा करोगे तो चैन की सांस किसी विधि ले सकोगे? असंभव। हीरा, उन्होंने आवाज दी, इन महाशय को बाहर तक छोड़ाओ। वह आदमी आश्चर्य से देख रहा था, लेकिन उठ नहीं रहा था। तो पंडित जी बोले, जो नहीं दंड करहु खल तोरा, होई भ्रष्ट श्रुति मार्ग मोरा। टोपे वाले ने सिर पर टोपा रखा और धीमे धीमे थकी हारी चाल से बाहर चला गया। राम रसायन